ग्रीन हाइड्रोजन क्या है? तो यह ग्रीन हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस ही है जो पानी के इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से बनाई जाती है। ध्यान रखिएगा, पानी का इलेक्ट्रोलिसिस से बनाई जाती है। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है कि जब हम बिजली के माध्यम से, विद्युत के माध्यम से पानी से ऑक्सीजन ऋणायन और हाइड्रोजन धनायन को अलग करते हैं तो इसे इलेक्ट्रोलिसिस कहा जाता है। वर्तमान समय में ग्रीन हाइड्रोजन की चर्चा जोरों पर है। कारण यह है कि यह एक ऐसा ईंधन है जो कार्बन का उत्सर्जन नहीं के बराबर करता है और ग्रीन हाउस गैस जो पृथ्वी पर लगातार बनते जा रहे हैं उसकी मात्रा इसके यूज से बहुत कम हो जाएगी। भविष्य के ईंधन के रूप में हाइड्रोजन को माना जाता है, लेकिन हाइड्रोजन का यह जो पार्ट है ग्रीन हाइड्रोजन, यह वास्तव में बिल्कुल ही नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों के माध्यम से बनाया गया और चलने वाला एक ऐसा एनर्जी है जो भविष्य को और एनर्जी भविष्य को बेहतर बना सकता है। यह पूरी तरह से सौर ऊर्जा और पवन जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों द्वारा संचालित होता है। यह कार्बन तटस्थ प्रक्रिया ग्रीन हाउस को हाइड्रोजन के अन्य रूपों से अलग करती है। माने हाइड्रोजन के जो अन्य रूप हैं उसे अलग करके एक ऐसे ग्रीन हाइड्रोजन बनाती है जो उच्च दहन का काम करता है। चूंकि जीवाश्म ईंधन हमारा क्या है? कार्बन है। तो कार्बन को कम करके, कार्बन को निश्चित रूप से बिल्कुल ही घटा करके मात्रा जो हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन बनाते हैं वह सौर और पवन से ही बनाया जाता है। नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समाप्त करता है। मतलब कि जब हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन का यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली ग्रीन हाउस गैस क्या होगा? बिल्कुल ही धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। खुद को एक अस्थायी ऊर्जा भविष्य में संक्रमण में एक प्रमुख घटक रूप में स्थापित करता है। संक्रमण का मतलब होता है कि एक तरफ जीवाश्म ऊर्जा जहां बिल्कुल ही कार्बन की बड़ी मात्रा होती है, दूसरा और नवीकरणीय ऊर्जा जिसमें 9 के बराबर या बिल्कुल नहीं कार्बन का उत्सर्जन होता है। यह दोनों के बीच का एक संक्रमण क्षेत्र होता है। यह क्रांतिकारी दृष्टिकोण न केवल एक स्वच्छ ऊर्जा चक्र सुनिश्चित करता है बल्कि एक लचीले विकेंद्रीकृत ऊर्जा बुनियादी ढांचे का मार्ग भी प्रशस्त करता है। प्रचुर मात्रा में नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग करके ग्रीन हाइड्रोजन ऊर्जा की मांग और पर्यावरणीय जिम्मेदारी के बीच की खाई को पाटने का यह वादा कर रहा है। मतलब यह है कि जितने भी नवीकरणीय ऊर्जा के वर्तमान में मांग हो रहा है, सभी जगह स्वच्छ एनर्जी की जो डिमांड हो रही है उसमें ग्रीन हाइड्रोजन जो है एक बहुत बड़ा योगदान दे रहा है और दे सकता है। मैं आपको बता दूं अभी ही कि भारत में ग्रीन हाइड्रोजन को बनाने वाली जो अग्रणी कंपनी है, इस पर विशेष फोकस कर रही है, वो अडानी ग्रुप है। आइए हम लोग और जानते हैं इसके बारे में। ऊर्जा परिवर्तन के लिए हरित हाइड्रोजन क्यों महत्वपूर्ण है? सवाल यह भी है कि ऊर्जा परिवर्तन माने ऊर्जा के रूप में परिवर्तन के लिए ग्रीन हाइड्रोजन बहुत महत्वपूर्ण है। कार्बन उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन से निपटने की दौड़ में ग्रीन हाइड्रोजन को एक गेम चेंजिंग स्वच्छ ऊर्जा समाधान के रूप में सुर्खियों में ला दिया है। जलवायु परिवर्तन का सीधा मतलब है पृथ्वी के वैश्विक तापमान में वृद्धि और ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि। लेकिन जैसे ही हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन की जब बात करने लगे हैं और इसकी चर्चा हो रही है तो इसके उपयोग से जलवायु परिवर्तन को भी ठहराया जा सकता है। जो लगातार आप देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज की जो संकेत मिल रहे हैं उसको कम किया जा सकता है। ऊर्जा क्षेत्र वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड CO2 उत्सर्जन में महत्वपूर्ण योगदान करता है। ध्यान रखिएगा, जो ऊर्जा क्षेत्र है जिसका मतलब है कि आज जितने भी हम अधिकांश एनर्जी ले रहे हैं उसमें CO2 सबसे महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA के अनुसार 2023 में अकेले बिजली औद्योगिक वैश्विक CO2 उत्सर्जन के लगभग 38% के लिए जिम्मेदार था। सीधी से मतलब है कि पूरे विश्व में जो बिजली बनाई गई 2023 में
उसमें 38% योगदान किसका था? कार्बोनेटिक एनर्जी मतलब जीवाश्म ऊर्जा का ही योगदान था, कार्बन का ही योगदान था, जो 14.9 बिलियन मीट्रिक टन के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया। यह जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने और स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों में संक्रमण की तत्काल आवश्यकताओं में ऊर्जा क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका का रेखांकन करता है। तो मतलब ये है कि ज्यों-ज्यों हम जलवायु परिवर्तन को कम करने का प्रयास करेंगे तो ग्रीन हाइड्रोजन जैसी एनर्जी की हमें लगातार आवश्यकता होगी। विश्व में बढ़ते CO2 के उत्सर्जन को कम करने की दिशा में ग्रीन एनर्जी एक महत्वपूर्ण पहल कर रहा है। विद्युतीकरण में कठिनाई वाले क्षेत्रों को कार्बन मुक्त करना। ध्यान दीजिए कि जिन क्षेत्रों में विद्युतीकरण नहीं हो पा रहा है, बिजली नहीं पहुंच पा रही है, स्वच्छ एनर्जी नहीं पहुंच पा रही है, उन क्षेत्रों में अगर कार्बन मुक्त करना होता है तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे? हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन का यूज करेंगे। स्टील उत्पादन, सीमेंट निर्माण और लंबी दूरी के परिवहन जैसे उद्योगों के बारे में जो सोचते हैं हम, तो वहां हमको लगता है कि यहाँ पर बड़ी मात्रा में CO2 उत्पन्न होता है। जब उत्सर्जन में कटौती की बात आती है CO2 में, तो इन भारी भरकम उद्योगों को समझना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि विद्युतीकरण हमेशा व्यवहारिक या लागत प्रभावी नहीं होता। ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल करें, जो कि सबसे बड़ा विध्वंसक है। स्टील उद्योग वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड CO2 उत्सर्जन में महत्वपूर्ण योगदान करता है। मतलब कि जितने भी भारी एनर्जी आधारित उद्योग है, जैसे स्टील है, सीमेंट निर्माण है, लंबी दूरी का परिवहन है, उन जगहों पर CO2 का उत्पादन होता है। तो ऐसे जगहों पर जो विध्वंस हो रहा है, वहां पर ग्रीन एनर्जी एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार लोहा और इस्पात क्षेत्र में सालाना 2.6 गीगाटन CO2 उत्सर्जन के लिए सीधे तौर पर जिम्मेवार है। माने विश्व में सबसे ज्यादा लोहा और इस्पात क्षेत्र में जो सालाना होता है 2.6 गीगाटन CO2 का उत्सर्जन होता है। तो ऐसे क्षेत्रों को अगर हम लोग कार्बन मुक्त बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे हमें ग्रीन हाइड्रोजन जैसे भयंकर और बहुत ही शक्तिशाली एनर्जी की आवश्यकता होगी, जो वैश्विक तापन को कम करने में अहम भूमिका निभाएगी। जो वैश्विक ऊर्जा प्रणाली कितना है? 7%। मतलब कहा जा सकता है कि लोहा और इस्पात उद्योग को चलाने के लिए सीधे हम पूरी कार्बन उत्सर्जन का 7% अकेले यूज कर देते हैं। जीवाश्म ईंधन को बदलने के प्रभावी प्रभावों को कल्पना अगर हम करें तो यह क्रांतिकारी से कम नहीं है। मतलब कि जीवाश्म ऊर्जा को अगर हमको ऊर्जा क्षेत्र से हटाना है और कम करना है, तो वैसे क्षेत्रों में ग्रीन हाइड्रोजन एक बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाना, ये वर्तमान समय की एक बड़ी बात हो गई है कि आज का जो वर्तमान युग है यह ऊर्जा के बिना चल ही नहीं सकता। लगातार ऊर्जा की बढ़ती मांग और डिमांड की पूर्ति के लिए हम जीवाश्म ऊर्जा पर कब तक निर्भर रह सकते हैं? जीवाश्म ऊर्जा जो परंपरागत ऊर्जा है वो एक निश्चित मात्रा में हमें दी गई है, लेकिन ऊर्जा की जो डिमांड है लगातार बढ़ रही है। तो ऊर्जा के बढ़ते मांग को पूर्ति करने के लिए हमें ऊर्जा सुरक्षा करना होगा, और ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने के लिए जरूरी है कि हम ऊर्जा के ऐसे विकल्पों को तलाशें जो विश्व में रुको और जाओ नियतिवाद पर भी आधारित हो। मतलब जिसका यूज भी आसान हो जाए और CO2 में लगातार कटौती कर सके। तो ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाने में ग्रीन हाइड्रोजन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। एक ऐसे भविष्य की कल्पना करें जहां देश अब महंगे जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भर न रहे। ग्रीन हाइड्रोजन अस्थायी अक्षय ऊर्जा संसाधनों का लाभ उठाकर ऊर्जा स्वतंत्रता को बढ़ाकर और अधिक सुरक्षित ऊर्जा ढांचा बनाकर इसे संभव बनाता है। अस्थिर ईंधन कीमतों और आपूर्ति व्यवधानों से जूझ रहे देश के लिए यह सचमुच और लाक्षणिक रूप से ताजी हवा की एक सांस है। मतलब कि भारत जैसे देश, विकासशील देश, जहां ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा खनिज नहीं है,
वैसे देशों में ऊर्जा की कीमतों के कारण या ऊर्जा आयातों में कमी बेसी कारण जब प्रभाव डालता है पूरे देश की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, हवा, वायुमंडल, प्रकृति पर, तो वहां ग्रीन हाइड्रोजन ऐसा एक एनर्जी होगा जो पूरी तरह से ऐसे व्यवधानों को समाप्त करेगा और ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाएगा। वैश्विक जलवायु लक्ष्यों को समर्थन करना। देखिए, वैश्विक जलवायु जो लक्षण है क्या है? 2015 में अपनाए गए पेरिस समझौता का उद्देश्य वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तरों से 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे सीमित करना है। साथ ही वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस पर सीमित करने का प्रयास करना है। मतलब कि जो पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ रहा है उससे लगता है कि इस सही तक 2 डिग्री बढ़ जाएगा, लेकिन उसे 1.5 डिग्री तक ही रोके रखना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी क्षेत्रों में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में पर्याप्त कमी लाना आवश्यक है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके उत्पादित ग्रीन हाइड्रोजन जीवाश्म ईंधन के लिए कार्बन मुक्त विकल्प प्रदान करता है, जिससे स्टील, सीमेंट और परिवहन जैसे उद्योगों को कार्बन मुक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका अपनाया जाना पेरिस समझौतों के उद्देश्यों के अनुरूप है, क्योंकि यह जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए एक अस्थायी ऊर्जा समाधान प्राप्त करता है। सीधा सा मतलब है कि वैश्विक जलवायु लक्ष्यों का समर्थन कौन करता है? ग्रीन हाइड्रोजन। पेरिस समझौते के अनुसार अगर वैश्विक तापमान को हम लोग 1.5 डिग्री तक रोके रखना चाहते हैं या इससे अधिक वृद्धि नहीं होने देना चाहते हैं, तो ऐसे समय में ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी को अपनाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। हरित हाइड्रोजन का उत्पादन कैसे किया जाता है, इस पर भी हम थोड़ा चर्चा कर लें। इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया का अवलोकन। मैंने आपको पहले ही बताया है कि इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया का मतलब होता है कि बिजली के माध्यम से पानी से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग करना। क्योंकि जल क्या होता है? पानी में H2O होता है, तो जब H2O होता है तो बिजली के माध्यम से जब हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग कर देंगे, इसी को हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया कहते हैं। आइए जानते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस में विद्युत धारा का उपयोग करके पानी को माने H2O को हाइड्रोजन H2 और ऑक्सीजन O2 में विभाजित किया जाता है। अब उपयोग की जाने वाली बिजली नवीकरणीय स्रोतों में आती है, तो उत्पादित हाइड्रोजन को हरित माना जाता है। अब ध्यान दीजिए, इसे हरित क्यों कहा गया? क्योंकि हम लोग बिजली का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये बात समझने वाली है। बिजली 2 तरह से बनती है, एक नवीकरणीय ऊर्जा और एक परंपरागत ऊर्जा। तो यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन को बनाने के लिए जो बिजली चाहिए उसे हम लोग सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी या हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी से ले सकते हैं, तो हमने कार्बन का यूज नहीं किया। लेकिन अगर हम लोग जीवाश्म ईंधन से बनने वाले बिजली से अगर हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन बनाते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा? एक संक्रमण क्षेत्र हो जाएगा कि हम इस एनर्जी को बनाने के लिए थोड़ी बहुत मात्रा में क्या कर रहे हैं? हम लोग कार्बन का उपयोग कर पा रहे हैं। लेकिन इस कार्बन के उपयोग करने के बाद जो हम लोग नई एनर्जी बनाए उसमें कार्बन का उत्सर्जन 0 है ही नहीं। तो यही बात है कि ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए जो हमको बिजली चाहिए, तो बिजली के 2 रूप होते हैं, एक जीवाश्म ईंधन आधारित और दूसरा होता है नवीकरणीय ऊर्जा आधारित। तो क्यों नहीं हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन को बनाने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों का ही इस्तेमाल करें? तो ऐसे समय में इसका स्रोत भी कार्बन शून्य हो जाएगा और इस ऊर्जा के बनने के बाद भी क्या होगा? कार्बन शून्य हो जाएगा। इलेक्ट्रोलिसिस के लिए शक्ति स्रोतों के रूप में नवीकरणीय ऊर्जा की भूमिका, इसी पर मैंने भी चर्चा की है कि जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है इसको लेकर के अगर हम लोग बनाते हैं ग्रीन हाइड्रोजन, तो इससे बनने वाले ग्रीन हाइड्रोजन आदि और अंत दोनों में ही कार्बन को शून्य इस्तेमाल करता है, कार्बन होता ही नहीं होता है। ग्रीन हाइड्रोजन की व्यवहार्यता प्रचुर और सस्ती अक्षय ऊर्जा की उपलब्ध पर निर्भर करती है। भारत जैसे देश जिसमें विशाल सौर और पवन क्षमता है, मतलब कि भारत में सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी की मात्रा बहुत अधिक हो सकती है, इस क्रांति का नेतृत्व करने के लिए आदर्श स्थिति में है। उदाहरण के लिए भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता में
उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जो अक्टूबर 2024 तक 203.18 गीगावाट तक पहुंच गई है, जो अक्टूबर 2023 में 178.98 गीगावाट थी। देश का लक्ष्य 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता हासिल करना है, जो अपने बिजली मिश्रण में अक्षय ऊर्जा की हिस्सेदारी को बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप है। मतलब कि भारत में सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी को इस्तेमाल करके जब हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण करेंगे तो हम बिल्कुल में एक अस्थायी और सस्टेनेबल एनर्जी का निर्माण कर पाएगा। और 2030 तक यह पैमाना माना गया कि भारत में 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता हासिल हो जाएगा। हरित हाइड्रोजन कहाँ उपयुक्त है, मतलब कि हम लोग जो ग्रीन हाइड्रोजन है इसे हम लोग कहाँ उपयोग करेंगे, किस जगह उपयोग करेंगे। तो ग्रीन हाइड्रोजन विशेष रूप से उन अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त है जिनमें उच्च ऊर्जा घनत्व, त्वरित ईंधन भरने और लंबी परिचालन सीमा की आवश्यकता होती है। ध्यान रखिएगा कि कहाँ उपयुक्त है, तो जहाँ पर उच्च ऊर्जा को हमको जरूरत है, जैसे मान लीजिए कोई हमको किसी जगह भेजना है तो उसका जो ऊर्जा की डेंसिटी है, मात्रा है, बहुत ज्यादा चाहिए, तो वहां पर इसको हम लोग प्रेस करके अधिक ऊर्जा को भर सकते हैं। त्वरित ईंधन भरने और लंबी परिचालन सीमा की आवश्यकता होती है। हेवी ड्यूटी ट्रक और बसों, जो बसें और ट्रकें लंबी दूरी तक चलती है तो उनमें हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन का यूज कर सकते हैं। अपने उच्च कैलोरी मान और कम ईंधन भरने के समय के कारण लंबी दूरी की यात्रा और भारी पेलोड के लिए आदर्श माना जाता है। मतलब कि इसका उपयोग लंबे दूरी के परिवहन साधनों में भी किया जा सकता है। विमानन और शिपिंग, हाइड्रोजन से चलने वाले विमान जहाज स्वच्छ परिवहन का भविष्य है, जो उन क्षेत्रों में उत्सर्जन को कम करते हैं जो महत्वपूर्ण वैश्विक प्रदूषण के लिए जिम्मेवार हैं। सोचिए कि हम लोग अगर समुद्री क्षेत्र में अगर हम लोग पोल्यूशन को कम करना चाहते हैं, अपने वायुमंडल को स्वच्छ बनाना चाह रहे हैं, तो इन दोनों ही क्षेत्रों में, विमानन और शिपिंग दोनों में इसका उपयोग किया जा सकता है। औद्योगिक अनुप्रयोग और इंडस्ट्रियल क्षेत्र में, स्टील और सीमेंट जैसे भारी उद्योगों में ग्रीन हाइड्रोजन डिकार्बोनाइजेशन के लिए एक गेम चेंजर है। मतलब कि जितने भी हेवी इंडस्ट्री हैं जहां पर ऊर्जा की बहुत विशाल मात्रा चाहिए, तो ऐसे जगहों पर ग्रीन हाइड्रोजन का यूज करके उसे हम लोग कार्बन मुक्त क्षेत्र बना सकते हैं, जो बहुत बड़ा एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। यात्री वाहन, जो यात्री वाहन है वो आपको बस ट्रेनें हो सकती हैं। तो यात्री वाहन हालांकि वर्तमान लागतों के कारण इसे अपनाने में अधिक समय लग सकता है, लेकिन ग्रीन हाइड्रोजन में लंबे समय में शहरी गतिशीलता के लिए क्षमता है। देखिए कि वर्तमान समय में कोई भी चीज आता है तो थोड़ा महंगा होता है या उसकी उपलब्धता कम होती है, और जब उपलब्धता कम होती है तो डिमांड क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और जब उपलब्धता कम होगी या डिमांड बढ़ेगा तो उसकी कीमतें बढ़ जाती हैं। तो ग्रीन हाइड्रोजन एक स्वच्छ एनर्जी है और इसकी कई जगहों पर मांग बढ़ रही है। तो जब मांग बढ़ रही है, प्रोडक्शन कम है, उपलब्धता कम है, तो कीमत ज्यादा होगी। तो इस समय इसका उपयोग तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन भविष्य में यह शहरी क्षेत्रों में सबसे अधिक ऊर्जा के रूप में उपयोग की जा सकती है, की जाने वाली एनर्जी साबित हो सकती है। इसके लाभ क्या है, तो लाभ तो आपको ऐसा ही पता है कि इसके लाभ क्या है। हरित हाइड्रोजन पर्यावरणीय, आर्थिक और औद्योगिक आयामों में अनेक लाभ प्रदान करता है। पर्यावरणीय लाभ है, शून्य उत्सर्जन का मार्ग प्रशस्त करता है। मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जो CO2 होता है, उसका क्या हो जाएगा, उत्सर्जन शून्य हो जाएगा। ग्रीन हाइड्रोजन पारंपरिक हाइड्रोजन उत्पादन से जुड़े CO2 उत्सर्जन को पूरी तरह से खत्म कर देता है, जिससे उद्योगों के लिए स्वच्छ स्लेट मिलती है। कल्पना कीजिए कि 2050 तक सालाना 6 बिलियन टन वैश्विक CO2 उत्सर्जन में कमी आ जाएगी। हाइड्रोजन काउंसिल के अनुसार ग्रीन हाइड्रोजन का यही वादा है, यह वायु प्रदूषण को भी कम करता है, जिससे स्वच्छ शहर और स्वस्थ समुदाय बनते हैं। चलिए, ये तो बहुत बड़ा एक क्षेत्र है। आप एक सिंपल सा एग्जांपल देखिए ना, अपने शहरों में जहां पर बैटरी चालित गाड़ियां चलती हैं या ऑटो रिक्शा चलाए जाते हैं, तो आप तुलना कीजिए कि पहले जो डीजल और पेट्रोल आधारित
ये छोटी छोटी गाड़ियां और टेम्पू चलाई जाती थी, तो अब वहां पे आपका वातावरण कैसा है? जब ग्रीन एनर्जी चला जाएगा तो बिल्कुल शहर स्वच्छ हो जाएंगे, वायु प्रदूषण बहुत कम हो जाएगा। पटना भी, बिहार की राजधानी पटना एक ऐसा शहर है जो विश्व के सभी प्रदूषित शहरों में सबसे 10 में अपना स्थान कभी छठा बनाता है, कभी 5वां बनाता है, कभी 8वां बनाता है, कभी पहला बनाता है। तो पटना जैसे शहरों में भी ग्रीन हाइड्रोजन की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आर्थिक लाभ, राष्ट्रीय समृद्धि को बढ़ावा देना। देखिए सीधी सी बात है कि भारत जैसा जो देश है वो अपने ऊर्जा जरूरतों का लगभग 80% क्या करता है? इंपोर्ट करता है, दूसरे देशों पर निर्भर करता है। और दूसरे देशों पर ऊर्जा की निर्भरता जो है, अगर कोई वार छिड़ जाए, कोई अगर वैमनस्यता चली आ जाएगी और ऊर्जा इंपोर्ट पर जैसे ही रोक लग जाएगी तो भारत की न सिर्फ अर्थव्यवस्था, लगभग सभी क्षेत्र धराशायी हो जाएंगे। तो ऐसे क्षेत्र में भारत के पास प्रचुर मात्रा में पानी है, ना पानी कमी है, ना हवा की कमी है, ना सूर्य एनर्जी कमी है। इन्हीं के माध्यम से हम लोग बनाते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। तो हमारा भारत जो है, हमारा अपना जो देश है, यह तरक्की के मार्ग को प्रशस्त करेगा। देखिए, ग्रीन हाइड्रोजन ऊर्जा स्वतंत्रता का एक टिकट है। घरेलू अच्छे ऊर्जा संसाधनों का लाभ उठाकर देश आयातित ईंधन पर निर्भरता कम कर सकता है। भारत के राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का लक्ष्य 2030 तक सालाना 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना है, जिससे हर साल जीवाश्म ईंधन के आयात में लगभग 1 ट्रिलियन, लगभग 12 बिलियन डॉलर की कमी आने का अनुमान है। इसके अतिरिक्त इस मिशन से लाखों नौकरियां पैदा होने, पर्याप्त निवेश आकर्षित होने और जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता कम होने की उम्मीद है। मतलब कि भारत जैसे देश में अगर 12 अरब डॉलर रुपया प्रति वर्ष बच जाए, और इसमें हम लोग कहेंगे रुपया में, तो 1 ट्रिलियन अगर प्रति वर्ष बच जाता है तो भारत जैसे विकासशील देश के लिए बहुत बड़ा एक आर्थिक स्रोत हो जाएगा। और इसे दूसरे कामों में लगाकर भारत को डेवलप बनाया जा सकता है, जो हमारे भारतीय प्रधानमंत्री का लक्ष्य है कि 2047 तक भारत को एक विकसित देश बना देंगे। तो उसमें बहुत बड़ा एक अहम काम होगा। औद्योगिक लाभ, हार्ड हीटर का डीकार्बोनाइजेशन। स्टील से लेकर सीमेंट और रसायनों तक ग्रीन हाइड्रोजन उन उद्योगों के लिए नियम पुस्तिका को फिर से लिख रहा है जिन्हें अन्यथा डीकार्बोनाइजेशन करना मुश्किल है। ये प्रयास न केवल उत्सर्जन को कम करते हैं बल्कि ऊर्जा गहन उद्योगों में टिकाऊ प्रथाओं के लिए एक बेंचमार्क भी स्थापित कर रहा है। मतलब सीधी से मतलब बात यह है कि वैसे औद्योगिक सेक्टर, वैसे औद्योगिक क्षेत्र जहां पर हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि इसको हम लोग डीकार्बोनाइजेशन कर सकते हैं, कार्बन मुक्त कर सकते हैं, उन क्षेत्रों में हमारा ग्रीन हाइड्रोजन एक बेंचमार्क स्थापित कर रहा है। और वहां पर इस काम को करने में क्या होगा? बिल्कुल ही सहायक होगा। ऊर्जा भंडारण और ग्रिड स्थिरता। ग्रीन हाइड्रोजन अच्छे ऊर्जा उत्पादन और खपत के बीच एक पुल का काम करता है। हाइड्रोजन के रूप में पवन उत्पादन की अवधि के दौरान भी ग्रिड स्थिरता और उपलब्धता सुनिश्चित करता है। यह अच्छे संसाधन उपयोग को अधिकतम करते हुए ऊर्जा विश्वसनीयता को बढ़ाता है। सीधा मतलब है कि भारत में जब ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन बढ़ने लगेगा, हो जाएगा, तो हम अपनी भंडारण क्षमता को बढ़ा सकते हैं। और जब ऊर्जा का भंडारण पर्याप्त होता है तो देश शांत और स्थिर होता है। जैसे आप मान लीजिए कि आप जो कुछ भी स्टूडेंट हो, दंपति हो, आपकी जरूरतों के हिसाब से लिए घर में ऊर्जा पर्याप्त रहता था, आप किसी एक क्षेत्र से क्या होते हैं? निश्चिंत होते हैं। यही ये काम कर रहा है कि यह भंडारण और ग्रिड स्थिरता को बनाए रखेगा। परिवहन के भविष्य को बढ़ावा देना। देखिए, कार से हम लोग ऊपर की बात करें, ग्रीन हाइड्रोजन विमानन शिपिंग और लंबी दूरी के ट्रकिंग के भविष्य को आकार दे रहा है। हाइड्रोजन से चलने वाले विमान और जहाज क्षितिज पर हैं, जो वैश्विक प्रदूषण में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले क्षेत्रों में उत्सर्जन को कम करते हैं। सीधी सी बात है कि सिर्फ कार ही नहीं, कार तो आज ऐसे ही इलेक्ट्रिक बनती जा रही हैं, लेकिन आप ध्यान दीजिए कि आप हवाई जहाज उड़ाना चाह रहे तो बैटरी से उड़ेगा नहीं।
शिपिंग कारपोरेशन, जो जहाजों से समुद्र में हम लोगों ने माल यातायात करते हैं, सोच नहीं सकते हैं जल्दी हम बैटरी के माध्यम से, और लंबी दूरी के जो ट्रक बसें होते हैं, तो इनमें यह जो है ग्रीन हाइड्रोजन का यूज करके इनका हम लोग भविष्य सुनहरा और अच्छा कर सकते हैं। इन क्षेत्रों को हम लोग कार्बन मुक्त कर सकते हैं। ये इसका एक बड़ा लाभ है। नवाचार और अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना। नवाचार मतलब होता है नॉन मेस, नई नई चीजों को बढ़ावा देना, खोजना, और अनुसंधान विकास को बढ़ावा देना। ग्रीन हाइड्रोजन का उदय इलेक्ट्रोलाइजर टेक्नोलॉजियों, हाइड्रोजन भंडार समाधानों और ईंधन सेल उन्नति में नवाचार को बढ़ावा दे रहा है। नवाचार की यह लहर न केवल लागत कम कर रही है बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में हाइड्रोजन के लिए नए अनुप्रयोगों को भी खोल रही है। सीधा सा मतलब होता है कि ग्रीन हाइड्रोजन पर कई तरह से खोज किए जा रहे हैं, और अलग अलग तरह से खोज की इसको कैसे सस्ता बनाया जाए, कैसे अधिक से अधिक बनाया जाए, तो इस क्षेत्र में नवाचारों को और अनुसंधान को लगातार बढ़ाने का मौका दे रहा है। क्योंकि आज ग्रीन हाइड्रोजन, जैसे मैंने पहले ही आपको बात कहा कि ग्रीन हाइड्रोजन बनाने की प्रक्रिया इलेक्ट्रोलाइसिस होती है, और इलेक्ट्रोलाइसिस हम लोग किससे करते हैं? बिजली से करते हैं, और बिजली दो ओर से आती है, एक नवीकरणीय ऊर्जा और एक अनवीकरणीय मतलब परंपरागत। तो इसी में खोज है कि किस तरह से इसको हम अधिक से अधिक बनाएं कि हमारा ग्रीन हाइड्रोजन प्रचुर मात्रा में और सस्ती हो जाए। तो इसीलिए नवाचार और अनुसंधान इससे लगातार बढ़ रहे हैं। वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना। हरित हाइड्रोजन क्रांति का नेतृत्व करने वाले देशों की वैश्विक ऊर्जा बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़त हासिल करने का मौका मिलेगा। भारत के लिए इसका मतलब है कि हाइड्रोजन निर्यात के लिए पसंदीदा भागीदार बनना और अंतर्राष्ट्रीय हरित ऊर्जा हितधारकों से निवेश आकर्षित करना। सीधी से मतलब है कि विश्व में एक प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी कि कौन ग्रीन हाइड्रोजन का अधिक उत्पादन करता है, कौन सस्ता उपलब्ध करा रहा है, कौन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध करा रहा है। तो ऐसे में भारत के पास मौका ही मौका है। जिन देशों के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है ग्रीन बढ़ाने की, या उनके पास क्षमता नहीं है, वो भारत जैसे देशों में निवेश करेंगे। और जब भारत में निवेश आएगा तब सोच सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था कहाँ जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई देश है, किसी देश में अपनी एनर्जी उत्पादन करने की क्षमता नहीं है, नवीकरणीय है, सोलर और विंड एनर्जी नहीं है, और भारत में सोलर और विंड एनर्जी के माध्यम से हम लोग पानी को इलेक्ट्रोलाइसिस करके हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन बना रहे हैं। तो वैसे देश जहाँ इन संसाधनों की कमी है वो भारत में ही निवेश करेंगे, और निवेश के बदले क्या कहेंगे कि हमको इसकी आपूर्ति की जाए। तो इसलिए प्रतिस्पर्धा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। स्थानीयकृत ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र। हाइड्रोजन घाटियां आत्मनिर्भर पारिस्थितिकी तंत्र जहां हाइड्रोजन का उत्पादन, भंडारण और स्थानीय रूप से उपयोग किया जाता है, ऊर्जा प्रणालियों में क्रांतिकारी बदलाव का वादा करती है। ये केंद्र शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अक्षय ऊर्जा को निर्बाध रूप से एकीकृत करेंगे, उद्योगों और घरों और परिवहन नेटवर्क को शक्ति प्रदान करेंगे। मतलब कि हाइड्रोजन घाटी कहने का मतलब ये है कि जिन जगहों पर इसका हम लोग यूज करेंगे वो शहर हो सकते हैं, ग्राम हो सकते हैं, परिवहन क्षेत्र हो सकता है, उद्योग हो सकता है। ऐसे जगहों पर इसका हम लोग लगातार क्या करेंगे? लोकलाइज करके इसको वहीं बना के इसका हम लोग वहीं यूज कर सकते हैं। उत्सर्जन से परे स्थिरता, हरित हाइड्रोजन का वादा, जो पहले ही वाली बात है कि यह क्या वादा करता है। तो ग्रीन हाइड्रोजन शून्य उत्सर्जन ईंधन से कहीं आगे है। यह टिकाऊ प्रथाओं पर आधारित ऊर्जा परिस्थिति तंत्र की ओर एक छलांग का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एनर्जी, माने एनर्जी के क्षेत्र में जो टिकाऊ विकास है वहां पर बहुत बड़ा यह छलांग मार के उभर रहा है। कार्बन पर निर्भरता को खत्म करना, इसका सबसे बड़ा वादा है ग्रीन एनर्जी का कि कार्बन पर निर्भरता को खत्म कर देगा। नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके समुद्री जल को विभाजित करके ग्रीन हाइड्रोजन जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को खत्म करता है और जीवन चक्र कार्बन उत्सर्जन को काफी कम कर देता है। वायु प्रदूषण से निपटना, शून्य कार्बन उत्सर्जन के साथ ग्रीन हाइड्रोजन स्वच्छ शहरों और स्वस्थ समुदायों को सुनिश्चित करता है, जो भारत जैसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण कारक है। भारत ऐसे देखिए कि दिल्ली विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानियों में से एक है। अगर दिल्ली में हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन का यूज करते हैं परिवहन में, कारों से लेकर के, बसों से लेकर के, ट्रकों में और इंडस्ट्रियों में करते हैं, तो दिल्ली को साफ होते देर नहीं लगेगा
और जिस तरह से मैंने कहा कि भारत में ग्रीन हाइड्रोजन बनाने की जो कंपनी अडानी ग्रुप है वह तेजी से कार्य कर रही है और वह चाहती है, चूंकि देखिए भारत में ही प्रतिस्पर्धा होगी, जब कंपनियां ग्रीन हाइड्रोजन बनाएंगी तो प्रतिस्पर्धा होगा, और जब शहरों को इसका यूज दिया जाएगा तो शहरें स्वच्छ होंगी और पर्यावरण साफ होगा और प्रदूषण में कमी आएगी। संसाधन अनुकूलन, बिना किसी पूर्व उपचार के समुद्री जल से हाइड्रोजन का उत्पादन करने और नवाचार यह प्रदर्शित करते हैं कि कैसे ग्रीन हाइड्रोजन पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए प्रचुर संसाधनों का लाभ उठा सकता है। देखिए भारत के 3 ओर समुद्र हैं, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर। इन तीनों सागरों से समुद्री जल को हम लोग जब इलेक्ट्रोलाइसिस के माध्यम से तोड़ के ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग करेंगे तो सोचिए कि भारत में कभी जल की कमी है ही नहीं। और इन तटीय क्षेत्रों में विंड एनर्जी भी है और सोलर एनर्जी भी है। आप देख लें गुजरात तट से लेकर केरला तक, पुनः तमिलनाडु से उड़ीसा तक, बंगाल में भले बादल उड़ीसा में छाए रहते हैं लेकिन आपका पूरा जो हम तमिलनाडु तट देखिए, आंध्रा तट देखिए, यहाँ पर कोई सोलर एनर्जी की कमी नहीं है और न ही विंड एनर्जी की कमी है। इन्हीं विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी को उपयोग करके जो हम बिजली बनाते हैं और उस बिजली का प्रयोग करके हम लोग जो इलेक्ट्रोलाइसिस के माध्यम से हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन बनाते हैं तो यह पूर्णतः कार्बन मुक्त ऊर्जा का निर्माण होगा। हरित हाइड्रोजन का संबंध केवल ऊर्जा से ही नहीं है, इसका तात्पर्य एक स्वच्छ, अधिक टिकाऊ विश्व का निर्माण करके आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर भविष्य सुनिश्चित कर सकता है। मैंने पिछले अपने क्लास में बताया था रुको और जाओ नियतिवाद। उससे मैंने कहा था कि चौराहे पर मनुष्य को रोक के सोचना चाहिए कि हम कैसा काम करें कि प्रकृति का विनाश नहीं हो। तब मनुष्य आज उस चौराहे पर पहुंच के सोच लिया है कि हमें ग्रीन हाइड्रोजन जैसे ऊर्जा का उपयोग करना है और अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर भविष्य को सुनिश्चित कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो रुको और जाओ नियतिवाद ग्रिफिथ टेलर के कार्यों को यह बढ़ावा देने वाला एक कार्य है ग्रीन हाइड्रोजन। हरित हाइड्रोजन बनाम अन्य प्रकार के हाइड्रोजन, तो इसका सीधा मतलब होता है कि ग्रीन हाइड्रोजन के बदले कहीं कहीं पर ग्रे हाइड्रोजन और ब्लू हाइड्रोजन का भी निर्माण किया जाता है, लेकिन सबसे स्वच्छ किसको माना गया है? ग्रीन हाइड्रोजन को। तो अभी आप इस क्लास में पढ़े कि ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया क्या है, इसका निर्माण कैसे होता है, यह कहां पर उपयोग होता है, इसका लाभ क्या हो सकता है, इससे हानि कोई संभावना है ही नहीं। तो आपसे निबंध पूछे या एक क्वेश्चन पूछते साइंस और टेक में, तो आप इस वीडियो का, इस कक्षा का लाभ लेके आप पूर्ण अंक प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। मिलते हैं एक अगले क्लास में, तब तक आप इसको तैयार कीजिए।